हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आज है दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ का टॉपिक। आपने कल पढ़ लिया था कि शीत युद्ध किसे कहते हैं। शीत युद्ध को मैं छोटा सा फिर भी बता देती हूँ आपको कि शीत युद्ध दो खेमों की लड़ाई थी जिसमें मुख्यतः यूएसए और यूएसएसआर मुख्य भूमिका अदा कर रहे थे। इस शीत युद्ध को मतलब कहीं ना कहीं चला उन्हीं की वजह से ये सारी चीज़ें हो पा रही थी। अब दूसरा प्रश्न ये उठता है कि शीत युद्ध जो है छोटे छोटे देशों के साथ अपने ये जो देश है ये छोटे छोटे देशों के साथ अपने गठबंधन बना रहे थे। इसके क्या कारण रहे कि वो छोटे देशों के साथ सम्मिलित हो रहे थे। तो इसके वैसे तो काफ़ी कारण दिए जा सकते हैं, लेकिन मैं पहले बात करूँगी कि पहले ऐसे क्या कारण रहे कि छोटे देश इन लोगों के साथ सम्मिलित हो रहे थे। तो इसका सबसे बड़ा कारण जो दिया जाता था वो ये दिया जाता था कि सुरक्षा का वायदा। ये छोटे छोटे देश जब उनसे सम्मिलित होते थे तो उनसे ये कहा जाता था कि आप अगर हमारे खेमे में शामिल होंगे तो आपके ऊपर अगर भविष्य में कोई भी आक्रमण किया जाएगा तो उसकी सुरक्षा हम प्रदान करेंगे, आपको पूरी सुरक्षा दी जाएगी। साथ ही साथ इन्हें हथियार और आर्थिक मदद भी मिलती थी इन देशों के साथ। आपने ऐसे बहुत सारे आगे पढ़ेंगे आप कि युद्ध के दौरान जो है यूएसए या यूएसएसआर ने जो है इनको आर्थिक मदद मुहैया कराई थी, जिसकी वजह से जो है ये अपने आप को स्थापित कर सके थे। और यही मुख्यतः कारण रहे कि ये जो देश है बड़े देशों के साथ सम्मिलित हो रहे थे। उसके साथ ही साथ ऐसा सिर्फ यहाँ तक सम्मिलित नहीं रहा कि यूएसए या यूएसएसआर ने अपने तक इन युद्ध को या फिर इस शीत युद्ध को सीमित रखा। इन्होंने अपने साथ जो है छोटे दूसरे देशों को भी सम्मिलित किया था। और जैसे कि अगर मैं बोलूँ तो पश्चिमी गठबंधन जो है मुख्यतः यूएसए के द्वारा बनाया गया। वहाँ पर यूएसए का प्रभाव ज़्यादा रहा था और यहाँ पर जो है नाटो की स्थापना की गई थी। और नाटो की स्थापना के बारे में काफ़ी बार क्वेश्चन आता है कि इसकी स्थापना कब की गई। तो नाटो की स्थापना 1949 में की गई थी, जिसमें 12 देश सम्मिलित थे। आपको मेनली यही याद रखना। और इसकी फुल फॉर्म बहुत ज़रूरी है। जैसे इसकी फुल फॉर्म अगर मैं इंग्लिश में बात करूँ तो होती है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और हिंदी में बात करूँ तो पश्चिमी गठबंधन उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, जो पश्चिमी गठबंधन का ही एक भाग था। यहाँ पर आपकी डेफिनेशन ये दी गई है। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम बात करते हैं कि ये सिर्फ जो है ऐसा नहीं है कि सिर्फ अमेरिका तक ही सीमित रहा। ऐसा ही सेम जो है यूएसएसआर ने भी किया, सोवियत संघ ने भी ऐसा ही किया। उसने अपने गठबंधन को उसने भी स्थापित करने की कोशिश करी। आपने देखा 1949 में यूएसए ने नाटो की स्थापना करी, और जब यूएसएसआर के पास आते हैं तो उसने वार्सा संधि की स्थापना करी 1955 में। 1955 में वार्सा की संधि साइन की गई थी। वार्सा की संधि मेनली जो है पूर्वी गठबंधन की बात करता है, पूर्वी गठबंधन से शामिल होते हैं। जब मैं बात करती हूँ दो खेमे की, तो ऐसा देखा गया कि पूरा विश्व जो है दो भाग में विभाजित हो गया, जिसमें अगर मैं यूएसए की बात करूँ तो उसे पश्चिमी गठबंधन, जिसमें यूरोप के मुख्य देश आते थे। और जब मैं इनकी बात करती हूँ सोवियत संघ की, तो इन्होंने मुख्यतः पूर्वी गठबंधन बनाया था। इसके बाद जो है और भी गठबंधन बनाए गए थे इन देशों के द्वारा, क्योंकि इनके पीछे तनातनी बढ़ती ही जा रही थी। तो इसके बाद जो है यूएसए ने वापस से जो है एक और संधियाँ साइन करी, कुछ संगठन बनाए। जैसे कि उसने पहली संधि, इसके बाद नाटो की वजह से दूसरी संधि बनाई सीटो। सीटो मतलब दक्षिण पूर्व एशियाई संधि संगठन। और जब सेंटो की बात करती हूँ तो केंद्रीय संधि संगठन की बात की गई। और इसके साथ ही साथ मैं बता दूं कि यहाँ पे टोटल 4 आपके पास संगठन या संधि हो जाती है, जिसे नाटो ने स्थापित किया था 1949 में। 12 देश सम्मिलित थे, जिसकी फुल फॉर्म होती है उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। यूएसएसआर ने स्थापित किया वार्सा संधि। यूएसएसआर ने सिर्फ वार्सा संधि ही स्थापित करी, तो इसमें सिर्फ एक ही है, आपको ज़्यादा याद करने की दिक्कत नहीं आएगी। ये 1955 में स्थापित की गई थी। और जब मैं सीटों की बात करती हूँ जो यूएसए द्वारा स्थापित की गई थी, इसकी स्थापना भी इसी दौरान हुई है। इसका कोई क्लियर डेट नहीं दी गई, इसलिए मैं ज़्यादा इसके पीछे जाऊंगी नहीं। और इसकी फुल फॉर्म होती है दक्षिण पूर्व एशियाई संधि संगठन। और सेंटो की बात करूँ तो केंद्रीय संधि संगठन। मतलब यूएसए के द्वारा टोटल 4 संधि या संगठन स्थापित किए गए थे, और यूएसएसआर के द्वारा जो है वार्सा संधि से साइन की गई थी। उसके बाद और ये संधियाँ सिर्फ यहाँ तक सम्मिलित नहीं थी। अगर मैं नाटो की बात करूँ तो नाटो का अर्थ ये था कि इन 12 सदस्य देशों में से अगर किसी एक पर भी हमला होगा तो उसे सभी देशों के ऊपर हमला माना जाएगा, और उसके हिसाब से फिर आगे कार्रवाई की जाएगी। तो ये इस टाइप के संगठन बनाए गए थे। उसके बाद जब हम बात करते हैं तो आगे बात ये पहुँचती है कि अब जो नव स्वतंत्र देश हैं उनका क्या होगा, वो किस तरीके से अपनी भूमिका अदा करेंगे। क्योंकि वो देश चाहते थे कि वो ना किसी देश में शामिल हों और ना ही किसी से कह सकते हैं कि ऐसा भी ना हो कि वो ये चाहते थे कि हमें उनसे सहायता भी मिले और ऐसी दुश्मनी भी ना हो। इसलिए उन्होंने क्या किया, उन नवस्वतंत्र देशों ने खासकर, और नवस्वतंत्र देशों के पास इतनी शक्ति भी नहीं थी कि वो उनसे लड़ सके या किसी के साथ बन सके। तो ऐसे में उन लोगों ने क्या किया, नवस्वतंत्र देशों ने अपने लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना करी। गुट निरपेक्ष आंदोलन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसको याद करने की बहुत ज़रूरत है। गुट निरपेक्ष देश आंदोलन की जब मैं बात करती हूँ इसमें अधिकतर
आपके नव स्वतंत्र देश ही शामिल होंगे जो नए-नए अभी आज़ाद हुए हैं। अब अगला प्रश्न ये उठता है कि आखिर छोटे देश जो है बड़ी महाशक्तियों के काम के कैसे रहे? ठीक है? बड़ी महाशक्तियाँ जब खुद परमाणु संपन्न है, उनके पास इतनी सैन्य गठबंधन है, सैनिक सहायता है, तो इन्हें क्या आवश्यकता पड़ी कि इन्होंने जो है इनके साथ गठबंधन किया? ऐसा क्या कारण रहा? तो इसका सबसे पहला पॉइंट तो आपका ये आता है कि महत्वपूर्ण संसाधनों। तो ये छोटे देश जो है महाशक्ति के बहुत से कारणों के कारण जो उनकी मदद कर सकते थे। जैसे कि इसका पहला एक कारण है कि महत्वपूर्ण संसाधन। छोटे देशों के पास ऐसे बहुत से महत्वपूर्ण संसाधन थे जिसकी वजह से उनकी मदद कर सकते थे। जैसे उनके वो नेचुरल रिसोर्सेज थे, प्राकृतिक संसाधन भी हो सकते हैं, दूसरे संसाधन। जैसे कि हमने एक छोटा सा एग्जाम्पल देख लिया था क्यूबा का ही। क्यूबा के पास क्यूबा का अगर आप देखें या फिर दूसरे देशों का देखें तो वहाँ पर उनके और भी संसाधन हैं, जैसे कुछ हथियार बनाने के जो सामान है वो सब वहाँ से प्रयोग किए जा सकते हैं। ये सब आपके महत्वपूर्ण संसाधनों में आता है। जब मैं दूसरी बात करती हूँ भू क्षेत्र की, तो छोटे देश की जब हम बात करते हैं तो उसमें जो है एक भू क्षेत्र भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा था। महाशक्तियाँ छोटे देशों के साथ इसीलिए पिछलग्गू या फिर उनको अपनी शक्तियों में शामिल कर रही थी क्योंकि वो उनका भू क्षेत्र का कहीं न कहीं इस्तेमाल करना चाहती थी। अब जैसे इसका एग्जांपल आप क्यूबा का दे सकते हैं ईज़िली। जैसे कि आपने देखा कि क्यूबा जो है अमेरिका से सटा हुआ एक देश है और इस वजह से वहाँ से हमला करना अमेरिका को क्षतिपूर्ति पहुँचाना ज़्यादा आसान था और अधिक मात्रा में क्षतिपूर्ति पहुँचा सकता था। इसलिए वो ज़्यादा आसान था इनके लिए। इसीलिए सोवियत संघ ने जो है उसे अपने सैनिक अड्डे के रूप में स्थापित किया था। इसी तरीके से भू क्षेत्र और भी काम आ सकते हैं। आप जो है अपने दुश्मन देश के और ज़रा करीब जा सकते हैं। उसके बाद मैं तीसरी बात करती हूँ सैनिक ठिकाने, तो यहाँ पर जो है महाशक्तियाँ ऐसे जगहों का जो है इस्तेमाल जासूसी के रूप में भी करवा सकती थी कि वहाँ पर वो जाके इन्वेस्टिगेट कर सकती थी कि अब पड़ोसी देश क्या कर रहा है या फिर यूएसए की अब क्या रणनीति है या यूएसएसआर की क्या रणनीति है, वो इसको पहचान सकती थी। अब एक और बात आती है आर्थिक मदद की। ये जो छोटे-छोटे देश इनमें शामिल हुए थे, ये अब ऐसा होता है कि अगर यूएसएसआर या यूएसए इतनी बड़ी आर्मी अगर खुद खड़ी करती है तो उसका जो खर्च वहन उसके लिए करना मुश्किल हो जाता। अब इतने बड़े विश्व में आपको अगर कुछ करना है तो इसके लिए तो बहुत ज़्यादा संसाधनों की आवश्यकता होगी। तो इसीलिए जो छोटे देश थे जो खुद का सैनिक गठबंधन रखते थे या सैनिक सहायता रखते थे, तो ये एक बहुत बड़ी मदद साबित होती रही इन देशों के लिए। तो उसके ऊपर क्वेश्चन बहुत बार आता है कि ऐसे क्या कारण रहे कि छोटे जो देश हैं महाशक्ति के बड़े काम आए। और आपने जैसे देखा कि महाशक्तियों के साथ ये छोटे देश तो काम आ ही रहे थे और छोटे देशों के लिए महाशक्तियाँ ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रही थी। लेकिन नए स्वतंत्र देशों का भी हमने पढ़ लिया कि ये जो है किसी भी देश में शामिल नहीं होना चाह रहे थे क्योंकि इनको जो है दोनों से कहीं न कहीं सहायता भी चाहिए थी और दोनों से वो कहीं न कहीं ये भी चाहते थे कि हमें जो है किसी भी ये ना हो कि मुझे किसी दूसरे खेमे से के अपोज़िट जाना पड़े। इसीलिए उन्होंने जो है एक गुटनिरपेक्षता आंदोलन का के ऊपर ध्यान दिया उन्होंने। आगे हम बात करते हैं इस टॉपिक पे आए हुए क्वेश्चंस की। तो जैसा कि आपके बुक्स में इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस दिए गए। जैसा पहला क्वेश्चन तो ये है कि शीत युद्ध से हथियारों की होड़ और हथियारों पर नियंत्रण ये दोनों ही प्रक्रियाएं पैदा हुई। इन दोनों प्रक्रिया के क्या कारण थे? तो आप इसमें लिखेंगे कि जैसे दोनों महाशक्तियाँ जो है अपने आप को शक्तिशाली घोषित करने के लिए जो है सैनिक गठबंधन करी जा रही थी। और उसके बाद जो हथियारों की बहुत ज़्यादा अधिकता हो गई थी। आप जो है इसमें संधियों का भी नाम दे सकते हैं कि ये संधियाँ इसमें की गई थी, जैसे नाटो, वार्सो या फिर सीटो, सेंटो, इन सब के बारे में आप लिखेंगे। उसके बाद जैसे एक और क्वेश्चन आपका डायरेक्टली लिखा हुआ बुक में कि महाशक्तियाँ छोटे देशों के साथ सैन्य गठबंधन क्यों रखती थी? अ, ये वाला जब मैं क्वेश्चन की बात करती हूँ, शीतल से हथियारों की होड़ और हथियारों पर नियंत्रण, ये दोनों प्रक्रिया ही पैदा हुई। इन दोनों प्रक्रियाओं के क्या कारण थे? इसके ऊपर जो क्वेश्चन काफ़ी बार आया है सीबीएसई में, तो आपको इसको पढ़ना चाहिए अच्छे से। जब मैं अगले क्वेश्चन की बात करती हूँ कि महाशक्तियाँ छोटे देशों के साथ सैन्य गठबंधन क्यों रखती थी, तो इस क्वेश्चन की जब मैं बात करती हूँ तो इसमें आपका जो डायरेक्ट आंसर मैंने बताया है, जो आपकी बुक में दिया हुआ है, यही एग्जैक्टली आंसर आएगा इसके ऊपर इसमें। तो आपको जो है इन क्वेश्चंस को इस टॉपिक में से यही चीज़ें देखनी पड़ेगी। अब अगला टॉपिक है हमारा शीत युद्ध के दायरे। अब इसमें हम पढ़ेंगे कि शीत युद्ध में क्या-क्या। आगे जब हम बात करते हैं शीत युद्ध के दायरे की, तो शीत युद्ध में काफ़ी बार ऐसा लगा कि शायद तृतीय विश्व युद्ध हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि तृतीय विश्व युद्ध हुआ। कि तृतीय विश्व युद्ध का मतलब होता है कि उसमें बहुत सारे देश सम्मिलित होकर आपस में लड़ते एक दूसरे से। लेकिन हाँ, ऐसा ज़रूर हुआ कि छोटे-छोटे देश आपस में लड़ रहे थे और वहाँ पर महाशक्तियों का रोल कहीं न कहीं दिख रहा था। लेकिन फिर भी वो डायरेक्टली जो है इस युद्ध में शामिल नहीं हुए, जैसे कि बर्लिन की दीवार के समय, बर्लिन की दीवार, कांगो का युद्ध, या फिर जब आप देखते हैं कोरिया की बात करते हैं, कोरिया के समय, ये सारी शक्तियाँ जो हैं आमने-सामने आई महाशक्तियाँ। लेकिन फिर भी ऐसा हुआ कि कोई बहुत बड़ी जनहानि नहीं हुई, कोई बहुत बड़ी हानि नहीं हुई और ये जो है यहीं पर शांत हो गया। उसके बाद जब हम आगे बात करते हैं कि यहाँ पर जो है गुटनिरपेक्ष मुल्कों को की भूमिका भी नहीं भूल सकते कि गुटनिरपेक्ष मुल्कों ने काफ़ी बार ऐसा किया कि उन्होंने मध्यस्थता की भूमिका बहुत अच्छे से अदा करी। जैसे कि हमारे जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें मध्यस्थता के रूप में एक बहुत अच्छा कार्य किया और वो उन्होंने नेहरू ने दक्षिणी कोरिया के
किस समय मध्यस्थता की भूमिका अदा करी और वहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव ने प्रमुख मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी। ठीक है, तो मतलब जवाहरलाल नेहरू जो थे और उसके साथ ही यूएन या संयुक्त राष्ट्र संघ, उन दोनों ने मिलकर जो है यहाँ पे कोरियन युद्ध को जो है कम किया और यहाँ पर मध्यस्थता का कार्य किया। उसके जब हम आगे बात करते हैं तो यहाँ पर एक प्रश्न ये उठ रहा था और कि शीत युद्ध के समय में ऐसा भी तो हो सकता है कि हम जो है गलती से एक दूसरे के ऊपर वार कर दें। ऐसा ज़रूरी तो नहीं कि हम जानबूझकर ही उसके ऊपर युद्ध करेंगे या फिर जानबूझकर ही हथियार छोड़ जाएंगे। तो ऐसा भी हो रहा था कि कहीं ये ना हो कि किसी को गलत चीज़ें पता होने के बाद जो उसके ऊपर वो हमला कर दे। जैसे कि हथियारों की संख्या का अगर किसी देश ने गलत अनुमान लगा लिया तो ऐसे में क्या होगा, वो और जो है हथियार बनाते जाएंगे, परमाणु हथियार बनाते जाएंगे जो एक देश के लिए खतरा उत्पन्न कर सकते हैं। उसके बाद ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी ने अगर गलती से परमाणु का इस्तेमाल कर दिया, कोई हथियार चल जाए तो फिर क्या होगा? उस समय में तो आपका फिर से विश्व युद्ध छिड़ जाएगा। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए जो है इन लोगों ने एक समझदारी भरा निर्णय लिया और इन्होंने ये कहा कि ठीक है, हम इसके ऊपर जो है डिफरेंट डिफरेंट संधियाँ साइन करेंगे। संधियाँ मतलब ट्रीटी साइन करेंगे, जिसके तहत ये कहा गया कि हम जो है अपने हथियारों को कम करेंगे। तो पहला जो आपका देखा जाता है यहाँ पर जो साइन किए गए संधि, वो आपको याद करने की बहुत ज़रूरत है। 1960 के दशक में ये सारी शुरू होता है। और हाँ, एक बात याद रखना, अस्त्र नियंत्रण शब्द का जब मैं बात करती हूँ इसका मतलब ये होता है कि इन देशों ने ये कहा कि ठीक है, अब हम जो है अस्त्रों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि हम अब अस्त्रों या फिर हथियारों को कम करें। और इन्होंने ये अस्त्र नियंत्रण संधियाँ बनाई या उसके ऊपर साइन करी। अब वो संधि कौन कौन सी थी आपके लिए ये भी इंपॉर्टेंट है। परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, परमाणु प्रसार संधि, अप्रसार संधि, परमाणु प्रक्षेपास्त्र सीमन संधि, और इसके बाद जो है और भी संधियाँ साइन है जो मेनली अस्त्र परिसीमन को ही दर्शाती रही है। दोनों देश जो है मतलब अस्त्रों का इस्तेमाल अब कम करना चाहते थे। अब अगला हम बात करते हैं आपकी बुक में दिए गए मैप की, क्योंकि इस मैप में से क्वेश्चंस तो नहीं आएंगे, लेकिन हाँ इस तरीके से ज़रूर कहा जाता है कि पहली दुनिया, दूसरी दुनिया, तीसरी दुनिया। अब आगे जब आप बुक पढ़ेंगे तो इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल किया जाएगा। जब मैं पहली दुनिया की बात करती हूँ तो पहली दुनिया वो देश सम्मिलित, इसमें वो देश है जो यूएसए है, यूएसए के पक्ष में है। ये वाला, ये यूएसए के पक्ष वाले देश हैं। और जब मैं दूसरी दुनिया की बात करती हूँ तो ये यूएसएसआर के पक्ष वाले देश हैं। ठीक है, और इसे दूसरी दुनिया कहा जाता है। और जब मैं तीसरी दुनिया की बात करती हूँ, ये जो ग्रीन पोर्शन में है कि नव स्वतंत्र देश है जिसमें भारत भी सम्मिलित था। तो आपके पास इस तरीके से हम कह सकते हैं पूरा विश्व जो है 3 खेमों में बट चुका है। एक वो जो यूएसए के समर्थन में है जिसे पहली दुनिया कहा जाता है, और दूसरी दुनिया वो है जो यूएसएसआर के समर्थन में है जिसे दूसरी दुनिया कहा जाता है, और तीसरी दुनिया उसे कहा जाता है जिसमें इंडिया भी सम्मिलित है, नव स्वतंत्र राष्ट्र को जो कूटनीतिक आंदोलन में शामिल हुए थे। इसके बाद अगर मैं आगे बात करूँ आपके बुक में दिए गए कार्टून की, तो इस कार्टून में पहले आते हैं। पहले अगर इस कार्टून की बात करें तो ये आपका समय है 1950 का, 1950 के शतक या दशक बोल सकते हैं। 1950 का जब टाइम चल रहा था उस टाइम पे क्या हुआ, उस टाइम पे अमेरिका द्वारा जो है यूएसए के मतलब चाइना की जो है यूएसए से बनी नहीं, यूएसएसआर से बनी नहीं, मतलब चीन की जो है साम्यवादी अ, सोवियत संघ से बनी नहीं। इस वजह से उसने क्या किया, उसने यूएस के साथ ट्रीटी साइन कर ली, और ये इस बारे में जो है यूएसएसआर को भी नहीं पता था। तो आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पर यूएस को जो एक महिला के रूप में दिखाया गया है, जो एक चाइनीज़ व्यक्ति जिसमें ये वहाँ के राष्ट्रपति हैं, वो उसके साथ उनका संबंध दिखाया जा रहा है, ना कि यूएसएसआर के साथ। वो बस दिखाया जा रहा है ऊपर से, और इस बारे में जो असल में यूएसएसआर को नहीं पता था। ये जो संधि है ये गुपचुप तरीके से साइन की गई थी। उसके जब मैं अगले कार्टून की बात करती हूँ, यहाँ पर जो है आपके राष्ट्रपति जॉनसन की बात की जा रही है, जो अमेरिकी राष्ट्रपति थे उस टाइम के। उस टाइम पे वियतनाम युद्ध के बारे में, ये वियतनाम युद्ध हुआ था जहाँ पे अमेरिका जो है उसमें इन्वॉल्व हुआ था उस वियतनाम युद्ध को शांत करने के लिए। लेकिन जितना ईजी उन्होंने वियतनाम युद्ध को समझा था वो इतना ईजी निकला नहीं। उसने जो है अमेरिका को काफ़ी बड़ी क्षति पहुंचाई थी उस टाइम पर, उनके जो है काफ़ी सैनिक मारे गए थे। तो इस तरीके से आज का आपका टॉपिक खत्म होता है। अब अगला जो है हम बात करेंगे अगले टॉपिक की, जो है आपका शीत युद्ध के दायरे। इसमें हम बात करेंगे कि शीत युद्ध क्या है, शीत युद्ध किसे कहा जाता है, और शीत युद्ध पे काफ़ी क्वेश्चंस भी आते हैं, तो आपको ये सारे देखने पड़ेंगे। और हाँ, आपको अगर कोई भी कमेंट करना हो या फिर कोई भी क्वेरी हो तो आप उस पर कमेंट जरूर करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए।